एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहाँ पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकेंड बुक को समझ रहे हैं, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर मिनरल रिसोर्सेज, जिसमें हम रिमेनिंग हाफ चैप्टर को कवर करेंगे। एंड प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेम। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जंप इनटू द वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो जो भी मिनरल फ्यूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। ये पावर और ये एनर्जी जो हम जनरेट कर रहे हैं मिनरल फ्यूल से, इनको कई सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है, एज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जो कोल हो गया, ये हमारा मिनरल फ्यूल है। ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है, तो ये होते हैं मिनरल फ्यूल्स। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, सो दीज आर द मिनरल फ्यूल्स। एंड ये सारे ही रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये हमारी पृथ्वी पर लिमिटेड हैं एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, कन्वेंशनल सोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ओके, सो अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मिनरल फ्यूल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कोल। ठीक है, तो कोल का यूज़ किया जाता है थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए, एंड सेकेंडली स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन ओर में से हम एग्जैक्टली आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो है, इस आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन में, स्मेल्टिंग में हम कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट अकर्स इन रॉक सीक्वेंसेस ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना एंड टर्चरी डिपॉजिट। ठीक है, सो गोंडवाना टाइम्स के और टर्चरी डिपॉजिट के जो रॉक्स हैं, उनमें हमें कोल का डिपॉजिट देखने को मिलेगा। About 80% of the coal deposits in India is of bituminous type and is of non-coking grade. So इंडिया में लगभग 80% कोल डिपॉजिट्स हैं बिटुमिनस टाइप की। तो ये एक टाइप ऑफ कोल है। ठीक है, एंड विच इज़ नॉन कोकिंग ग्रेड। तो नॉन कोकिंग ग्रेड का मतलब ये होता है कि इस कोल को हीट करने पे ये कोई एक सॉलिड सब्सटेंस नहीं बनाएगा, ये सॉलिडिफाई नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली. They lie in Jharkhand, Bengal coal belt, and important coal fields in this region are Raniganj, Jharia, Bokaro, Girid and Karanpura. ठीक है, and इनमें झरिया is the largest coal field followed by Raniganj. ठीक है, सो ये रीजन्स जो हैं स्पेसिफिकली यू नीड टू नो कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर मिल रहा है ना, ये चीज़ें यू हैव टू लर्न। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है कोरबा। देन ओडिशा में आ जाएंगी 2 प्लेसेस विच आर तलचेर एंड रामपुर। ठीक है, चंदावर्धा एंड बंदेर इन महाराष्ट्र। देन सिंगरेनी इन तेलंगाना एंड पंडोर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स हैं। देन टर्चरी कोल्स की बात करें तो टर्चरी रॉक सिस्टम के कोल्स हैं, वो हमें कहाँ पर मिलेंगे? तो दैट इज़ इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। इसके अलावा ब्राउन कोल और लिग्नाइट अकर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर. Then next we have is petroleum. So crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states varying in chemical composition, color and specific gravity. So crude petroleum से मतलब ये हो जाता है, अभी जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है ना, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिक्सचर जो कि हमारी अर्थ में नेचुरली प्रेजेंट है। अब इस क्रूड पेट्रोलियम से हम जो है पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू अ प्रोसेस। ठीक है, तो ये मिक्सचर है, अभी पेट्रोलियम को हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं क्रूड पेट्रोलियम। तो क्रूड पेट्रोलियम में हमें क्या क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, गैशियस स्टेट के भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, है ना, विच आर ऑफ वेरियस केमिकल कॉम्पोजिशन, जिनका कलर भी डिफरेंट होता है एंड दे हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट्स। तो पेट्रोलियम का यूज हम कहाँ करते हैं? एवरीबडी नोज राइट। जो अलग अलग तरीके के व्हीकल्स हैं उनके इंजन वर्क कैसे करते हैं? जब हम पेट्रोलियम को एज अ एनर्जी सोर्स उसमें डालते हैं, राइट। इट्स न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज।
सो जब पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस क्रूड पेट्रोलियम से, तो हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, which can be fertilizers, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, Vaseline, lubricants, wax, soap and cosmetics. Numerous byproducts हमको मिलते हैं with this. Okay. Crude petroleum occurs in sedimentary rocks of the tertiary period. कहाँ मिलते हैं? तो sedimentary rocks में specifically we will get to see them. Petroleum is referred to as liquid gold because of its scarcity and diversified uses. So petroleum को liquid gold भी कहा जाता है and the reason is कि ये बहुत ही कम है, पहली चीज़ limited है, ठीक है, एक scarce resource है, साथ ही इसके बहुत सारे multiple uses होते हैं, ठीक है. Oil exploration and production was systematically taken up after the Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956. So जब 1956 में ये कमीशन सेटअप कर दी गई थी विच वॉज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसके बाद से ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में कैरी किया गया, ठीक है. टिल देन दिग्बोई इन असम वॉज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, यानी कि 1956 से पहले केवल और केवल एक ही रीजन था विच यूज टू प्रोड्यूस ऑयल, जो कि था दिग्बोई इन असम, ठीक है. इन रीसेंट ईयर्स न्यू ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. असम की बात करें तो दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरन, ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं. देन गुजरात की जो मेजर ऑयल फील्ड्स होंगी वो हो जाएंगी अंकलेश्वर, कलोल, महसना, नवागम, कोसंबा एंड लुनेज, ठीक है. मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई was discovered in 1973 and production commenced in 1976. तो 1973 में मुंबई हाई को जो है डिस्कवर किया गया था, जो कि मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है. यू कैन सी ऑन दिस मैप हेयर, ठीक है. एंड उसके बाद में 1976 से वहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन कमेंस किया गया. कमेंस मतलब स्टार्ट किया गया, ठीक है. Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna, Godavari and Kaveri basin on the east coast, ठीक है. देन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़. तो फिर से वर्ड क्रूड आ गया है ना, तो क्रूड जिस भी रिसोर्स में वर्ड आएगा तो उसका मतलब यही है कि वो प्योर नहीं है बिल्कुल, ठीक है. उसको अभी प्रोसेस करके एकदम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स को. तो जो क्रूड ऑयल होता है वो भी कई सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ में होता है, एकदम प्योर ऑयल हमें नहीं मिलेगा, है ना. एंड मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज ऐसे ही होते हैं जो कि एकदम प्योर फॉर्म में नहीं हमें देखने को मिलेंगे, वो क्रूड स्टेट में ही होते हैं, उनको प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है. तो ऑयल जो हमें वेल से मिलता है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है. उसको रिफाइन करने की ज़रूरत होती है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया. नंबर फर्स्ट इज़ फील्ड बेस्ड एंड सेकेंड इज़ मार्केट बेस्ड. तो फील्ड बेस्ड का एग्जाम्पल यू कैन हैव विज दिग्बोई एंड मार्केट बेस्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा बरौनी. देन द नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल गैस. So the Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as public sector undertaking to transport and market natural gas. Natural gas से डील करने के लिए एक अथॉरिटी को सेटअप किया गया था 1984 में, which is the Gas Authority of India Limited, ठीक है. एंड ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है which means it is a government organization, ठीक है. It is obtained along with oil in all the oil fields. तो जितने भी अभी हमने पेट्रोलियम ऑयल फील्ड्स देखे थे उन सभी में हमें नेचुरल गैस का भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा, ठीक है. एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड अलोंग ईस्टर्न कोस्ट, तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एज वेल एज त्रिपुरा, राजस्थान एंड ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन है. इसके अलावा पेट्रोलियम जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर नेचुरल गैस भी मिलेगी, ओके. एंड देन वी हैव इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो इसका मतलब ये होता है ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो कि रिप्लेनिश करे जा सकते हैं, है ना, एंड जो कि लिमिटेड मात्रा में नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है. सो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास. ये सारी ही चीज़ें जो है रिन्यू करी जा सकती हैं, रीस्टोर करी जा सकती हैं, रिप्लेनिश करी जा सकती हैं, ठीक है. दीज आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली. सिंपल सी चीज़ है, सन जो है वो हर जगह ही ऑलमोस्ट निकलता है ना.
हर एक जगह हमें इक्वली देखने को मिलेगा मोर और लेस, ठीक है। लेकिन कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, इनके स्पेसिफिक रीजन थे, है ना। तो वही चीज़ बता रखी है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द सोर्सेज विल प्रोवाइड मोर सस्टेन्ड, इको फ्रेंडली, चीपर एनर्जी आफ्टर द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। यानी कि एक बार हमने अगर इस चीज़ को इंस्टॉल कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा चीप भी रहता है, एंड इट इज़ इको फ्रेंडली एंड इट इज़ सस्टेनेबल, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, important minerals used for generation of nuclear energy are uranium and thorium। ये दो मिनरल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो यूरेनियम डिपॉजिट की बात करें तो ये हमको धारवाड़ रॉक सिस्टम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलोंग द सिंगबम कॉपर बेल्ट, ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोकेशंस, ठीक है, रीजन्स यू हैव टू लर्न। देन थोरियम की बात करें तो इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। World's richest monazite deposits occur in Palakkad and Kollam district of Kerala, near Visakhapatnam in Andhra Pradesh, and Mahanadi River Delta in Odisha. So, in relation to nuclear energy resources only, Atomic Energy Commission को establish किया गया था 1948 में, लेकिन प्रोग्रेस हमको देखने को मिली आफ्टर द establishment of Atomic Energy Institute of ट्रोम्बे इन 1954, जिसको वापस से नेम चेंज करके रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। कहने का मतलब ये है कि पहले 1948 में एक कमीशन को इंस्टॉल किया गया था विच वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देखने को मिला, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली। लेकिन जब 1954 में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया ट्रॉम्बे में, तब हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। एंड यही जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है, इसका नेम चेंज कर दिया गया 1967 में, एंड इट वाज नेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देन हमको बता रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में, देन रवत भट्टा नियर कोटा जो कि है राजस्थान में, देन कलापक्कम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कायगा इन कर्नाटका एंड ककरापरा इन गुजरात, ठीक है। देन वी हैव इज सोलर एनर्जी। तो सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। वो हमने देखा होगा कई जगह पे सोलर पैनल लगे होते हैं ना, तो सन रेज को उन्हीं सोलर पैनल में ट्रैप कर लिया जाता है, सन रेज उसमें स्टोर हो जाती हैं एंड जो कि फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड उसी एनर्जी को बोला जाता है सोलर एनर्जी। टू इफेक्टिव प्रोसेसेस कंसिडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव to tap solar energy are photovoltaics and solar thermal technology। तो जो दो सबसे इफेक्टिव प्रोसेस हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, वो है सबसे पहला फोटोवोल्टाइक्स एंड सेकेंड वन इज सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन सभी से ज़्यादा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी एडवांटेजियस है इन वेरियस फॉर्म्स। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एंड तीसरा बहुत ही आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट्स। सो एडवांटेजेस आर वेरी मच क्लियर। 7% ज़्यादा इफेक्टिव होती है कोल से, ऑयल से, है ना, एंड 10% ज़्यादा इफेक्टिव होती है न्यूक्लियर पावर से। सो विच इज़ वेरी मच एडवांटेजियस, है ना, अनलिमिटेड है, खूब यूज़ करो जितनी मर्जी, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सोलर एनर्जी का मेजरली या ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इन दी अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एट्सेट्रा। देयर इज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। देन वी हैव इज विंड एनर्जी। तो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं होता है विंड एनर्जी की वजह से। सेकेंडली ये इन एग्जॉस्टेबल है, अनलिमिटेड है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। The kinetic energy of wind through turbines is converted into electrical energy। टर्बाइंस होते हैं जिनकी मदद से जो विंड की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है,
ठीक है। द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड सीजनल विंड लाइक मानसून्स हैव बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो परमानेंटली हवाएं चलती ही रहती, डिफरेंट टाइप के विंड सिस्टम्स परमानेंटली वर्क करते हैं, जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, सीजनल विंड्स हो गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विंड की कमी हो जाएगी या एग्जॉस्ट हो जाएगी, कोई ऐसा इशू है ही नहीं, ठीक है। बिसाइड्स दीज लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीजेस कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पर जो है काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं। यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ पर विंड हमेशा ही बहुत बेहतर रहती है, तो यहाँ पर विंड एनर्जी को अच्छे से जनरेट किया जा सकता है। ओके, देन वी हैव टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो ओशन करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी हमें मिल जाती है वहाँ से। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th and 18th century, efforts were made to create a more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and ocean currents। तो 17th और 18th century से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिए गए to make efficient energy system from tidal waves and ocean currents। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर हम काफ़ी अच्छा खासा वेव एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। Hence, India has great potential for the development of tidal energy along the coast। जितने भी कोस्टल रीजन है कंट्री के, वहाँ पर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है टू जनरेट टाइडल एनर्जी। ठीक है, देन वी हैव जियोथर्मल एनर्जी। When the magma from the interior of the earth comes out of the surface, tremendous heat is released। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है एंड जो मैग्मा हमारा ज़मीन के अंदर से फट के सरफेस पे आता है, तो वो बहुत हॉट होता है, वी ऑल नो, है ना, एक्सट्रीमली हीटेड होता है। ठीक है, तो ये जो हीट आई वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, मैग्मा के थ्रू, इसको भी ट्रैप कर लिया जाता है एंड इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लुक हाउ एडवांस्ड वी आर, है ना। तो इस एनर्जी को भी हम जो है सक्सेसफुली ट्रैप कर सकते हैं and it can be converted into electrical energy। The hot water that gushes out through the geyser wells is also used in the generation of thermal energy। तो जो गीजर्स होते हैं ना, जो नेचुरल गीजर्स हैं और जिनके थ्रू बहुत ही ज़्यादा हॉट पानी निकलता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है टू जनरेट थर्मल एनर्जी एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, it is considered one of the key energy sources which can be developed as an alternative source। तो ये भी एक better alternative है to use as the energy source। The hot springs and geysers are being used since medieval period। medieval time से जो है हम geysers और hot spring का use कर रहे हैं to generate energy। Okay, in India a geothermal energy plant has been commissioned at Manikaran in हिमाचल प्रदेश। एक geothermal energy plant को जो है install किया गया है, establish किया गया है at Manikaran in हिमाचल प्रदेश। And then we have bioenergy। तो it refers to energy derived from biological products which include agricultural residues, municipal, industrial and other waste। जितना भी biological waste है ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा निकला वेस्ट, है ना, या जो भी वेस्ट होता है उसको भी यूज़ किया जा सकता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से निकालते हैं, जनरेट करते हैं, उसी को बोला जाता है बायो एनर्जी। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। ठीक है, तो हम वेरियस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इससे होगा क्या, हमारा जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, उसकी भी प्रोसेसिंग हो जाएगी एंड साथ के साथ हमको जो है एनर्जी भी मिल जाएगी, है ना। दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज, रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, enhance self reliance and reduce pressure on fuel wood। तो जो फ्यूल वुड है उसको हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी गैस बना ली कुकिंग के लिए फ्रॉम दिस बायो एनर्जी। सेकेंडली क्या होगा कि जो रूरल एरियाज़ की लाइफ है वो भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी इससे, एंड जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता अदरवाइज वो अब नहीं होगा। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला इन दिल्ली। तो एक प्रोजेक्ट लगाया गया है दिल्ली में विच इज ओखला, जिसमें क्या किया जाता है, म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। एज ऑलवेज ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, एट लास्ट हमारा टॉपिक क्या होता है, उसको कंजर्व करो भाई, है ना, हर चीज़ को कंजर्व करो, मिसयूज मत करो।
For sustainable development calls for the protection of resources for the future generation. हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि आगे आने वाली जनरेशन को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व ऑल द रिसोर्सेज बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं एंड ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे इन द कमिंग टाइम, राइट. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. The alternative energy sources like solar power, wind, wave, geothermal energy are inexhaustible resources. तो these should be developed to replace exhaustible resources. ऐसे रिसोर्स जो कि ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में, एग्जॉस्टेबल हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज से. ठीक है. इन केस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल इनेबल रिसाइकलिंग. जो हम मेटल ख़राब हो जाता है जिसको फेंक देते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस मेटल को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं. तो इससे हमारे मेटेलिक मिनरल्स भी कंजर्व होंगे. स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक. इन रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो फ्रेश रिसोर्सेज हैं वो बचेंगे, कंजर्व होंगे, है ना. यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजप्शन. तो सब्सटीट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव. ठीक है. एंड स्कार्स मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कि बहुत ही कम है, स्कार्सिटी है, जिनकी कमी हुई जा रही है, ऐसे मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे स्कार्स मेटल्स का कंजप्शन कम होगा, रिड्यूस होगा. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिनसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का एक स्टेप ले सकते हैं. ठीक है. So that is the end to the chapter and video as well. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel. Also let me know in the comment section how was the video.